और उनका हम जरा करते हैं स्वागत और उनसे जरा समझते हैं कि वो ओवरऑल मार्केट कैसे देखते हैं। दिनशा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपको पता है आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आपको मालूम है सर? नहीं जी, बताइए, आप बताइए। तो मैं बताऊं सर, आपकी सबसे अच्छी चीज़ है आपकी हंसी। आप जब हंसते हैं अच्छा। ना सर, कईयों की पीड़ा हर लेते हैं। तो इसलिए मैं आप हंसते रहे, अच्छे रहे, मुस्कुराते रहे, आप बहुत अच्छे लगते हैं सर। और मैं तहे दिल से बोल रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। समीर सर, और आपकी ये बात कॉमन है। देखिए, मार्केट में स्टॉक्स लेना बेचना है तो सारी ज़िंदगी चलता ही रहेगा। हम हो ना हो तब भी मार्केट चलता ही रहेगा। लेकिन ये हंसी और बिल्कुल। इस जिस तरह का आपकी ऑरा निकलती है, बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। सर, अब आपसे दिनशो सर, मैं मार्केट से शुरू करता हूँ। इस समय बाजार आप कैसे रेट करते हैं? मैं सिर्फ 3 ऑप्शंस आपको दूंगा। पहला ऑप्शन दूंगा ओवरवेट है, दूसरा ऑप्शन दूंगा अंडरवेट है, तीसरा ऑप्शन दूंगा फेयर वैल्यू है। आप जैसा बोलेंगे हम अपने माइंड को वैसे मेकअप कर लेंगे। जी, हम इक्विटी के लोग हैं। हमारे दिल में हमेशा इक्विटी के लिए ही चाहत रहती है। तो हम हमेशा ही अपने आप को ओवरवेट रखते हैं। और दूसरा, आप ये समझ लीजिए कि थोड़े ही मूव होते हैं बाजार में जो आपको जैसे मैंने पिछले एक बार देखा था, मतलब रीड किया था कहीं पे, कि अगर जो आप BSE 30 में इन्वेस्टेड होते 80s में, तो 40 साल के बाद आपके 100 रुपए का 50,000 रुपया हो गया होता। लेकिन अगर जो आप पहले 10 मूव बड़े मूव मिस कर दिए होते, जो कि अनफॉर्चुनेटली 80s में ही थे, तो आपके जो 50,000 बनने थे, उसमें सिर्फ 20,000 रह जाते। तो 30 छूट गए होते आपके। तो यही होता है सर कि ऑलवेज यू हैव टू बी इन द मार्केट। आपको लगे अच्छा या बुरा, थोड़ा थोड़ा आपको रहना ही चाहिए। और यही सब मौके होते हैं जब करेक्शन आते हैं जोरों के मार्केट में, तब आपको थोड़ा इवन आउट करना चाहिए। बिकॉज इक्विटी का रिटर्न आपको कहीं नहीं मिल सकता है, किसी भी एसेट क्लास में नहीं मिलेगा, एंड दैट्स अ गिवन। मनीष बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। डिम्पी ने एक चीज़ और आपके बारे में एक राय तो दी, अच्छी बात, एक मैं भी देना चाहता हूँ सर। आप जिस मिठास के साथ बोलते हैं ना और साफगोई से बोलते हैं, वो कहीं ना दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए मेरा जो अगला सवाल है ना, उसी पे मैं समझना चाहता हूँ। एक ट्रेंड आ गया, हमने देखा कि 2023 में बाजार में एक बड़ी रैली देखने को मिली स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में। तो इसके बाद अब ये चर्चा आम हो गई है कि क्या हमें कुछ हिस्सा लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप से पैसे निकाल के लार्ज कैप में स्विच कर देना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? जी देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 3 साल में लार्ज कैप, सॉरी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप को मैसिवली आउट परफॉर्म किया। इनफैक्ट जो कैगर आप देखेंगे पिछले 3 साल का, तो आई थिंक 30% के आसपास बनता है, उल्टा ज्यादा ही बनता है थोड़ा, इन द मिड एंड स्मॉल जो रैली हुई है उसके हिसाब से। तो वो जो सस्टेनेंस है वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली एक वैल्यूएशन का भी आपका पैरामीटर आ जाता है, जहां पे लोग यही सोचते हैं कि अभी ये बहुत तो नहीं हो गया है सर। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एक्सेसिव हो गया है मिड और स्मॉल में। और इसलिए हम तो हमारे हिसाब से तो, इसलिए हमने फ्लेक्सी कैप इसलिए प्रेफर किया था जब हमने लॉन्च किया था नवंबर में, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि एक ऑप्शन होना चाहिए मैनेजर के पास कि वो स्विंग कर सके बिटवीन द डिफरेंट मार्केट कैप्स। और इसीलिए हमें अभी ऐसे लग रहा है कि मे बी ये रैली जो है वो ड्रिवन होगी लार्ज कैप से, क्योंकि एक्चुअली आप हिस्ट्री में भी देख लीजिए, जब इतना गैप आ जाता है वैल्यूएशन का बिटवीन मिड एंड स्मॉल एंड लार्ज, तो एक जगह पे जाके थम जाती है रैली मिड एंड स्मॉल में, और लार्ज कैप कैचअप करता है। करेक्शन हमें नहीं लग रहा है बड़ा, क्योंकि हमें एक्चुअली जो प्रॉब्लम है मिड एंड स्मॉल का, वो वैल्यूएशन का है। कोई खराब खबर नहीं है वहां पे। इसलिए, और हम भी जानते हैं कि वैल्यूएशन काफी हद तक, काफी लंबे अरसे तक अनरीजनेबल रह सकते हैं। इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि शायद टाइम करेक्शन होगा वहां पे, और लार्ज कैप विल कैच अप विद द वैल्यूएशन, और फिर बाद में फिर वापस देखेंगे क्या होता है उसके। बहरहाल ये इसके बावजूद भी थोड़े थोड़े ऐसे पॉकेट्स मिलते रहेंगे आपको मिड एंड स्मॉल में, जहां पे आपको ग्रोथ दिखती रहेगी। तो वही है, ये हमें तो लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल में एटलीस्ट एक स्टॉक पिकर्स मार्केट आ गया है, और वो हैज टू बी प्लेड आउट तक। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी ये बात बताई कि एक तो बाज़ार के अंदर कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा और टाइम करेक्शन के हिसाब से भी थोड़ा एडजस्टमेंट होगा, तो ये एडजस्टमेंट्स का आपको हिस्सा बनना चाहिए। आप उतना ही माल लें जिसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ और टाइम टू टाइम प्रॉफिट पे बुक करें।
ये बात मैं मोटा मोटी आपसे समझ रहा हूँ। दिनशो, मेरे को आप थोड़ा ये बता सकते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव टिल्ट कहाँ है और नेगेटिव टिल्ट कहाँ है? मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ख़राब है या अच्छा है, मैं आपके वर्ड में बोल रहा हूँ कि पॉजिटिविटी कहाँ पे ज़्यादा दिख रही है और नेगेटिविटी कहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। तो डिम्पी जी, मैं ये सवाल से ये समझ रहा हूँ कि आप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, बराबर? हाँ जी। तो एनीवे, तो इसकी बात सेक्टर बोल के रहा हूँ। हिसाब से सर आप शेयर तो बताएंगे नहीं ना सर, आपकी कंप्लाइंस है। शेयर मैं अगर आप शेयर पैरामीटर्स का बताओगे सोच तो रहा मैं तो था। सब मेरी तरफ से सारी कंप्लाइंस खत्म है। नहीं नहीं, मैं पैरामीटर्स की तरफ से सोच रहा था, तो इसलिए तो एनीवे, सेक्टर्स की नहीं नहीं, अगर बात करें तो एक्चुअली आप देखें तो हमारे हमारे हिसाब से जब भी एक्चुअली हमने हिस्ट्री से यही देखा है कि आप थोड़ा सीख लेते ना हिस्ट्री से, तो आपको बहुत गाइड करती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखें, मतलब पास्ट में देखिए क्या हुआ था, जब भी ऐसी कोई कंट्री जैसे इंडिया का अभी होने वाला है, जो तीसरे लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री होने वाले हैं वर्ल्ड में, अब हमारे पर कैपिटा इनकम्स काफी शार्पली मूव होने वाले हैं। तो वो अगर जो आप देखें ट्रेंड्स दूसरी कंट्रियों में जब ऐसा होता था तो क्या स्टैंड आउट होता था, तो दो सेक्टर तो पूरे टोटली स्टैंड आउट होते थे। एक था ऑब्वियसली फाइनेंशियल और दूसरा था कंजम्पशन, और कंजम्पशन में भी डिस्क्रिशनरी स्पेस। तो ये दो सेक्टर तो हमें अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली बैंकिंग में तो हमें लग रहा है कि मतलब बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, हमें लग रहा है कि अगला जो रैली आएगा वो विल बी लेड बाय दैट सेक्टर। आज की तारीख में थोड़ा वो सेक्टर थोड़ा थमा हुआ है क्योंकि लिक्विडिटी काफी कंस्ट्रेन्ड है मार्केट में, और हमें ऐसे लग रहा है कि अबाउट टाइम कि आरबीआई आके थोड़ा लिक्विडिटी को थोड़ा ईज आउट करे, क्योंकि एडवांस टैक्स के पेमेंट्स के टाइम भी आने वाला है वेरी शॉर्टली मार्च में। तो और मार्च सबसे ज्यादा मंथ रहता है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है लिक्विडिटी की। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये जो परसों आ रहे हैं आरबीआई का जो अनाउंसमेंट होने वाला है, शायद एक तरह से वो सीआरआर का थोड़ा ईज आउट कर देंगे। मे बी आई एम टू अर्ली इन द गेम, बट हमें लग रहा है कि वो शायद होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि वो सेक्टर है जो आपको अच्छा एक ग्रोथ दिखा सकता है। वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है वहां पे। एक कंजम्पशन में ऑब्वियसली पॉकेट्स होते हैं। एक तो एफएमसीजी तो हमें नहीं पसंद है बिकॉज वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच है वहां पे, और दूसरा जो डिस्क्रिशनरी स्पेस है वहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा काफी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि रूरल मार्केट अभी तक पिकअप नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल आप दूसरे देखिए जो लग्जरी, नॉट लग्जरी, एस्पिरेशनल स्पेंड्स है, जैसे आपके टूरिज्म वगैरह हो गए, तो वहां पे हमें लग रहा है कि काफी अच्छा growth आने वाला है। तो ये दो सेक्टर तो गिवन है, ये दोनों कंबाइंड हमारे शायद पोर्टफोलियो के 60% होंगे। दूसरे जो सेक्टर हमें पसंद है वो डिफेंस है, और वो भी नॉट बिकॉज ऑफ इंडिजिनाइजेशन, बट हमें ऐसे लग रहा है कि आउटसोर्सिंग में काफी मोटा चढ़ाव आ सकता है इस सेक्टर में बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग। और दूसरा जो सेक्टर हमें पसंद है वो है डोमेस्टिक ड्रिवन पीएलआई वाला, केपेक्स वाला, ये सब पसंद है सर। ठीक है दिनशो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, आपसे बातचीत हुई, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात होगी ताकि आपकी हंसी, आपकी मिठास और आपका इंटेलिजेंस तीनों एक साथ हमको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।